गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 वैन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर इसको स्टार्ट करेंगे कि जब जनता बगावत रिबेल यानी आंदोलन या बगावत करती है तो उसके बाद 1857 के बाद क्या हुआ। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था 1857 का रिवॉल्यूशंस, पॉलिसी एंड द पीपल, नीतियाँ और लोग। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक at the policy of the East India Company and effect they had on different people। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहाँ पर बिजनेस करने आई, कैसे यहाँ के राजाओं की वीकनेस देखकर यहाँ पर शासन करने लगी और डिफरेंट अलग अलग लोगों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। किंग्स, क्वींस, पीसेंट, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। ये जैसे कि यहाँ के राजा, रानी, किसान, जमींदार, जनजाति और सैन्य लोग कैसे इनकी पॉलिसी से अफेक्ट हुए। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेसिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शन डेट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती है तो वो कैसे उनके जो भावनाएं होती हैं, उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं उनको ठेस पहुंचती है और लोग उनका विरोध किस तरह से करते हैं। नवाब लॉस देयर पावर, और जो वहाँ के नवाब थे यहाँ के, उन्होंने कैसे अपनी पावर उनको छोड़नी पड़ी या अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड द राजास हैड बीन देयर पावर इरोड। 18th सेंचुरी के मिड में राजा और नवाबों को अपनी ताकत, नवाबों की जो ताकत है अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर ऑथोरिटी एंड ऑनर, और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। रेजिडेंस हैज बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स, फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस, देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। बहुत सारे दरबारों में, जैसे राजाओं की तो पावर्स उन्होंने अंग्रेजों ने ले ली थी, अब जो वहाँ के दरबारों में रेजिडेंट्स एक पोस्ट का नेम था, अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ पर रेजिडेंट्स उनके कोर्ट में नियुक्त कर दिए गए और जो लोकल रूलर्स थे उनकी फ्रीडम धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। उनकी जो सेनाएं हैं उसको डिसबैंड यानी भंग कर दिया गया था और जो उनके रेवेन्यू टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के जो राइट्स थे और उनके जो एरियाज थे उन सब पर किसका अधिकार हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। मैनी रूलिंग फैमिली ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बहुत सारे शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बात भी करी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज देयर हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ये चाहती थी कि जैसे उनके हस्बैंड की डेथ होगी तो उसके बाद जो उनका गोद लिया हुआ बेटा था उसको अथॉरिटी मिल जाए, उसको मतलब उस जो भी अधिकार थे वो उनको दे दिए जाए। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बालाजी बाजीराव सेकंड, जो नाना साहब थे पेशवा बाजीराव सेकंड के जो अडॉप्टेड सन थे वो भी ये चाहते थे। प्लेटेड डेट ही गिवन हिज फादर पेंशन, तो उन्होंने ये अंग्रेजों के सामने ये डिमांड रखी कि जो उनके फादर को जो पेंशन दी जाती है उनकी डेथ के बाद उनको दी जाए। हाउएवर कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटीज एंड मिलिट्री पावर, लेकिन जो कंपनी है अपनी सुपीरियरिटी और मिलिट्री पावर्स को डाउन नहीं करना चाहती थी। टर्न डाउन दिस प्लेसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सुपीरियरिटीज और मिलिट्री पावर के नशे में चूर नाना साहब के जो उन्होंने निवेदन किया था कि उनको पेंशन दी जाए उसको ठुकरा दिया था। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड। अवध ऐसी रियासत थी जो लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने साम्राज्य में मिलाई गई थी। इन 1801 ए सबटेरियन अलायंस वॉज इम्पोज ऑन अवध, और 1801 में सबटेरियन अलायंसेस यानी सहायक संधि के तहत अवध को इस अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया।
एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। और 1856 में 1801 में तो सब्सिडरी अलायंस उस पर थोपा गया था अवध पर, और 1856 में उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। किस पर? अवध पर। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरीज वाज बीइंग misgoverned and British rule was needed to the ensure proper administration। उन्होंने अवध के शासक पर यह आरोप लगाया कि यहाँ का शासक यहाँ पर अपना प्रशासन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस शासन को सही करने के लिए अंग्रेज उस अवध पर अपना कंट्रोल कर रहे हैं। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेसिटी टू एंड। कंपनी ने मुगल शासन को ख़त्म करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी, यानी योजना बना ली थी। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड। सिक्के जो डाले गए थे उस समय, उस पर मुगल शासक का नाम होता था। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने उन कॉइन्स मिंटेड जो सिक्के डाले गए थे उस पर से मुगल शासक का नाम हटा दिया गया। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह की डेथ के बाद, यानी जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाएगी, उसके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, कहीं और सेट किया जाएगा, मतलब लाल किले में नहीं रहेंगे वो लोग। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग decided that Bahadur Shah Jafar would be last Mughal king, and after his death none of his descendants would be recognized as king, they would just be called princes। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल किंग था कि यही आखिरी राजा होंगे। उसके बाद उनके वंशज जो भी उनके बेटे वगैरह हैं, उनके वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उनको सिर्फ राजकुमारों के तौर पे ही जाना जाएगा, मतलब मुगल बादशाह के रूप में नहीं जाना जाएगा। द पीसेंट एंड द सिपाही, किसान और सिपाही। इन द कंट्री साइड पीसेंट एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रेज मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान हो गए थे। मतलब अंग्रेज़ लोग बहुत बड़े बड़े टैक्स लगा दिए और उनको जो जिस तरह से वो कलेक्ट करते थे उन तरीक़ों से वो काफ़ी परेशान हो गए थे। मैनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन टू द मनी लेंडर एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड दे हैड टिल फॉर जनरेशन। और बहुत सारे लोग जिन्होंने मनी लेंडर से कर्ज लिया था वो नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण क्या हुआ कि जो उनकी जो भूमि थी वो धीरे धीरे किसके कब्जे में आ गई? मनी लेंडर्स वगैरह लोगों ने, जब वो कर्जा नहीं चुका पाए तो उनकी जो भूमियों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। मतलब उनकी पुरानी जो पुश्तैनी भूमि है किसानों के हाथ से निकलती जा रही थी। द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकंटेंट। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में भी असंतोष की भावना आ गई। क्या कारण था? दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। किस कारण से वो सैनिक अनहैप्पी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियन लोग काम करे, क्योंकि उनको पेमेंट कम दिया जाता था, अलाउंसेस यानी भत्ते वगैरह कम दिए जाते थे, कंडीशन ऑफ सर्विस और उनके साथ जो कंडीशंस थी वो सही नहीं थी। अंग्रेज़ों को तो मतलब सारी सुविधाएं वगैरह दी जाती थी, जबकि जो इंडियंस लोगों को पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दी जाती थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स moreover violated their religious sensibilities and beliefs। और कुछ जो नए रूल्स बने थे उसमें उनकी जो रिलीजियस सेंसिबिलिटी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। डिड यू नो डैट इन दो दे मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव डैट इफ दे क्रॉस द सी। इस समय ये माना जाता था कि जो भी इंडियंस लोग हैं अगर समुद्र पार करके दूसरी जगह जाएंगे तो वो अपना धर्म जो भ्रष्ट हो जाएगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जाति और नष्ट हो जाए, जाति और धर्म दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। मतलब वो उस समय इंडियन लोगों की थिंकिंग थी। सो व्हेन इन 1824 द सिपाही वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय फॉलो द ऑर्डर। जब 1824 में
इंडियन सिपाहियों को कंपनी ने ऑर्डर दिया बर्मा में जाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, उन्होंने कहा कि हम लैंड रूट के द्वारा चले जाएंगे लेकिन सी रूट के द्वारा नहीं जाएंगे, यानी समुद्र मार्ग से नहीं जाएंगे, हम लैंड रूट से जाएंगे। दे वर सेवरली पनिश्ड, जिन लोगों ने ये मना किया था तो उनको काफ़ी पनिश्ड किया गया था, यानी सजा दी गई थी। एंड सिंस द इशू डिड नॉट die down in 1856, the company passed a new law which stated that every new pension who look up employment in the company army had to agree several hours if required। सरकार का हुक्म न मानने के कारण मतलब इन लोगों को तो सजा दी ही गई थी, किनको, किसान, उन सिपाहियों को जो सी रूट के द्वारा दूसरी जगह जाने से मना कर दिया था। जब तक ये मुद्दा ख़त्म ही नहीं हुआ कि 1856 में कंपनी ने को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी में नौकरी करेगा तो उस ज़रूरत पड़ने पर उसको समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड ऑफ टू व्हाट हैपन इन द कंट्री साइड, सिपाही गाँव की हालत से भी परेशान थे। मोस्ट ऑफ देम वर पीसेंट एंड फैमिली लिविंग इन द विलेज, सो एंगर ऑफ द पीसेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही। इस बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और अपने गांव परिवार गांव को छोड़कर आए थे, तो इस कारण भी किसानों का गुस्सा भी जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया था। रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, इन जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो थोड़े बहुत सुधार किए गए थे उसका क्या रेस्पॉन्स रहा था, क्या प्रतिक्रिया रही थी। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून बनाए अंग्रेजों ने। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। आफ्टर 1830 the company allowed Christian missionaries to function freely in its domains and even owned land and property। और 1830 में कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, जमीन व संपत्ति लूटने का जुटाने की भी छूट दे दी कि भाई आप चाहो जहाँ पे अपनी ज़मीन ले सकते हो, प्रॉपर्टी बना सकते हो। इन 1850 a new law was passed to make conversions to Christianity easier। और 1850 में जो एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। दिस लॉ allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property his ancestors। इस कानून में ये बताया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है तो उसको जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो अंग्रेजों द्वारा ले गई थी, उन पर वापस उसका राइट दे दिया जाएगा, यानी अधिकार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब वो ईसाई धर्म को अपना लेंगे। मैनी इंडियन बिगेन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, और कई भारतीय लोग को ये यकीन हो गया था अंग्रेज उनका धर्म और उनके जो सोशल कस्टम्स यानी सामाजिक प्रथाएं हैं और ट्रेडिशनल और वे ऑफ लाइफ जो परंपरागत जीवन शैली है उनको नष्ट कर रहे हैं। दे वर टू कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट इन चैप्टर 7। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, मतलब जैसे जो कुछ कुप्रथाएं थी उनको बदलना चाहते थे, और इन सुधारकों समाज सुधारों के बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। थ्रू द आई ऑफ द पीपल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 एंड 2। उस जमाने के लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके बारे में हम जानने के लिए ये सोर्स पढ़ेंगे, सोर्स 1 और 2। सोर्स 1, द लिस्ट ऑफ द 84 रूल्स गिवन हेयर आर एक्सपर्ट फ्रॉम द माजास प्रवाज रिटन बाय द विष्णु भट्ट गोंडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र। मतलब एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले थे, कौन? ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे।
के द्वारा एक बुक लिखी गई थी माझा प्रवास। उसमें हम कुछ बात बताई गई जिसका हम पता लगा सकते कि क्या इनका रिएक्शन था इंडियंस लोगों का। He and his uncle had set out to attend a यजन बिफोर ऑर्गेनाइज इन मथुरा। कि विष्णु भट्ट और उनके जो अंकल थे मथुरा में आयोजित एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट रिटर्न दैट दे मेट सम सिपाही ऑन द वे हु told them they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days। तो उस रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जो उन सिपाहियों ने उनको सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि अगले 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजियस ऑफ द हिंदूज and the Muslim. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए आमद आया। मतलब अंग्रेज सरकार ये चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों का जो धर्म है उसको नष्ट कर दिया जाए। और उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई, यानी 84 रूल्स की सूची बनाई है। और ये अनाउंस किया गया है कि कलकत्ता में जो सारे राजा राजकुमारों की मौजूदगी में इसका ऐलान किया गया है। दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रूल्स एंड वांटेड द इंग्लिश ऑफ डायट कॉन्फ्रेंसेस एंड मैसिव अपहीवल इफ देयर आर implemented दैट द kings all returned to their capital in great anger। all the big people began making plans। उन्होंने कहा है कि जो जिन राजाओं ने इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। मतलब कई राजाओं ने इन नियमों को मानने से मना कर दिया और अंग्रेजों को चेतावनी दी है कि भाई आपको बुरा परिणाम देखना पड़े। राजाओं ने कहा अगर ये नियम लागू कर दिए गए तो भारी उथल पुथल मच जाए, क्योंकि इसमें इन रूल्स में ऐसा था कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। All the peoples began making plans. A date was fixed for the war of religions and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments। और जो लोग थे वो भारी गुस्सा में जब राजाओं के सामने ये अनाउंस किया गया तो राजा तो उनको चैलेंज देके वापस अपनी राजधानियों को लौट आए। और बड़े लोग और ये योजना बनाने लगे कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई, मतलब एक डेट तय कर दी गई। और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजनाएं बनाकर विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। मतलब एक गुप्त प्लानिंग बनाई गई, योजना बनाई गई। मेरठ कैंटोनमेंट यानी जहाँ सैनिक रहते थे उस छावनी में एक योजना बनाई गई और उस योजना के बारे में अलग अलग छावनियों में ये मैसेज दे दिया गया था।